एक पॉइंट और लिख दिया जाए, कोई प्रोविजन लिख देते हैं। हम लोगों ने 11 में पढ़ा भी होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, नाम सुना है आपने? यस सर। यस सर। डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाया जाता है, क्योंकि प्रोविजन आपने पढ़ा होगा कि प्रोविजन जो होता है वो नॉन लायबिलिटीज के लिए होता है ना? यस सर। प्रोविजन तो Yes, नॉन sir. के लिए होता है, रिजर्व अननोन के लिए होता है। क्यों, मालूम है ना? यस सर। यस सर। तो प्रोविजन डेप्रिसिएशन के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं कि नहीं बनाते? क्योंकि वो नोन है ना मेरे लिए, हमें पता है कि डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन्ड, और यहाँ पे क्या लिखने वाले? Not maintain. हाँ, नो प्रोविजन फॉर कैपिटल लॉस मेंटेन। कैपिटल लॉस का कोई भी प्रोविजन मेंटेन नहीं किया जाता। देख लीजिए पांचों के पांचों पॉइंट। पहला तो मीनिंग हो गया, दूसरा नेचर, डेप्रिसिएशन रिकरिंग नेचर का है, और कैपिटल लॉस नॉन रिकरिंग नेचर का है। नेचर कॉजेज की बात करें तो नॉर्मल टियर वियर और फॉरसीन ऑब्सोलेसेंस। अगर हम इसके कॉजेज की बात करें तो अनफॉरसीन ऑब्सोलेसेंस, नेचुरल कैलेमिटीज, एक्सीडेंट, थेफ्ट। प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, बट प्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप्ड आफ्टर कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस के बाद प्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, बट डेप्रिसिएशन के बाद प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन, बट प्रोविजन फॉर कैपिटल लॉस इज नॉट मेंटेन। हम डेप्रिसिएशन के प्रोविजन को तो मेंटेन करते हैं, बट कैपिटल लॉस के प्रोविजन को हम मेंटेन नहीं करते। क्लियर? किसी को दिक्कत इसमें? आगे बढ़े। अब बात करने वाले हैं गुड्स की। तो गुड्स भाई कितने तरह का होता है ये जानते? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, पेरिशेबल, इसको हम लोग कहते हैं नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? जिसकी लाइफ जो होती है वो मोर देन 1 ईयर होती है। सेमी ड्यूरेबल क्या होता है? जिसकी लाइफ 1 साल की होती है। और नॉन ड्यूरेबल क्या होता है? जिसकी लाइफ 24 आवर्स क्या 1 सेकंड। 1 दिन की होती है। Those goods whose duration more than 1 year is known as durable goods. Those goods whose duration is 1 year is known as semi-durable goods. And those goods whose duration is 24 hours, that is 1 day, is known as perishable goods. जैसे एग्जांपल ले सकते हैं ड्यूरेबल गुड्स में, ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जो 1 साल से ज्यादा हम यूज कर सकते हैं? टेलीविजन, टेलीविजन यूज कर सकते हैं, फर्नीचर, कार यूज कर सकते हैं, मशीनरी, मशीनरी यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। अच्छा एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं। सेमी ड्यूरेबल जिसको हम 1 साल तक यूज कर पाते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं तो 1 साल तक वो यूज हो पाता है। क्लॉथ, क्लोथ, शूज, शूज, क्लॉथ, सॉक्स भी आ जाएगा उसी में, गॉगल्स भी आ जाएंगे। अब एक्सेट्रा कर दें हम? यस सर कर दीजिए। ठीक। पेरिशेबल में जो 1 दिन तक चल पाता है,
मिल्क, fruits, vegetable, Vegetables. वेजिटेबल और एक्सेट्रा। तो गुड्स तीन तरह का होता है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और पेरिशेबल। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? दोज गुड्स हुज पीरियड रेंजिंग मोर देन 1 ईयर इज नोन एज ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? दोज गुड्स हुज पीरियड रेंजिंग बिटवीन 1 डे टू 1 ईयर। और पेरिशेबल गुड्स क्या होता है? दोज गुड्स हुज पीरियड रेंजिंग बिटवीन 1 सेकंड टू 24 आवर्स, दैट इज 1 डे। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. अब आता है सर्विस। सर्विस क्या होती है? सर्विस जो होती है वो एक तरह का इनटेंजिबल गुड्स होती है। इट इज इनटेंजिबल गुड्स। सर्विस क्या होती है? सर्विस एक इनटेंजिबल गुड्स। इट इज अ intangible goods. Intangible goods means जान ही रहे हैं, those goods which can neither be seen nor touched and no physical existence. That is neither seen nor touched and no physical existence. जिन गुड्स को हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं और जिसकी ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। जैसे एग्जांपल में हम क्या दे सकते हैं? एग्जांपल में हम दे सकते हैं सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, lawyers, etc. इसको हम लोग कहते हैं सर्विसेज। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ इनकम की। इनकम की देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम। दो तरह की इनकम होती है, एक होती है फैक्टर इनकम, दूसरी होती है हमारी नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को ही हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, अर्नड इनकम। नॉन फैक्टर इनकम को हम लोग कहते हैं अनअर्नड इनकम। और इकोनॉमिक्स में इसको जानना जरूरी है क्योंकि हम फैक्टर इनकम को ही नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। फैक्टर इनकम क्या होती है? द इनकम which is earned by different factor of the income which is earned by different factor of production. The income which is earned by different factor of production.
different factor of production such as land, labor, capital and enterprise। जो इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कमाते हैं, या हम इकोनॉमिक्स में कह सकते हैं कि इनकम को इकोनॉमिक्स में क्या बताया गया, दोज इनकम मीन्स दोज रिसिप्ट फॉर विच एनी फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स हैज बीन अंडरगॉन। अगर हम इकोनॉमिक्स में इनकम को डिफाइन करें एक सिंपल वर्ड में कि व्हाट इज द इनकम अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स, तो हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि दोज रिसिप्ट फॉर विच एनी फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स हैज बीन अंडरगॉन, वो पैसा जिसको पाने के लिए हमने कोई फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स किया हो, means the income which is received without providing any efforts, it is not a factor income, it is not a earned income in economics, it is called non-factor income. The income which is earned without providing any efforts is known as non-factor income, means वो income जो बिना किसी efforts के आप कमा रहे हो, like retirement pension, आप रिटायर हो गए और रिटायरमेंट के बाद आपको गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, दैट मींस इट इज नॉन फैक्टर इनकम, इट इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम नॉन फैक्टर इनकम को नहीं लेते हैं। नॉन फैक्टर इनकम हमारी अनअर्न्ड इनकम है, जिस इनकम को हमने मेहनत करके कमाया नहीं है, जिसके लिए हमने ना कोई फिजिकल एफर्ट दिया है ना कोई मेंटल एफर्ट दिया है। स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे जा रही गवर्नमेंट की तरफ से, स्कॉलरशिप में फ्री अमाउंट दिया जा रहा है, कुछ मनी दी जा रही है स्टूडेंट्स को, उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है ताकि उसका इस्तेमाल वो अपनी आगे वाली एजुकेशन के लिए कर पाए। बट ये स्टूडेंट्स को बैठे बैठाए मिल रहा है, इसके लिए स्टूडेंट्स कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं नॉन फैक्टर इनकम। तो इसको हम लोग नॉन फैक्टर इनकम कहते हैं। अब हम फैक्टर इनकम का अगर आपको एग्जांपल बताएं, पहले ध्यान से देखना कि फैक्टर इनकम में कौन कौन आता है। फैक्टर इनकम को जानना है तो पहले एक चीज जरूर से जान लो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चार ही होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, लैंड, लेबर, capital, इंटरप्राइज। अब याद रखना इसको कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और जो जमीन है, जो अपनी जमीन देता है वो कमाता है इनकम, और जमीन के बदले में उसको क्या मिलता है, रेंट। जो लेबर होते हैं वो क्या कमाते हैं, वेजेस। जो कैपिटल देता है वो क्या कमाता है, इंटरेस्ट। और जिसका बिजनेस होता है वो क्या कमाता है, प्रॉफिट। तो ये जो चारों है इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम। This is called factor income, the income which is earned by the different factor of production. Or there are four factor of production: land, labor and capital and enterprise. चार तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये एग्जांपल है आपका कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या कमाता है भाई, रेंट कमाता है, जिसकी जमीन होती है उसको किराया मिलता है, मजदूरों को मजदूरी मिलती है, जो कैपिटल लगाता है उसको इंटरेस्ट मिलता है, और जो बिजनेसमैन होता है वो प्रॉफिट कमाता है। तो दिस इज कॉल्ड द फैक्टर इनकम। यही वो फैक्टर इनकम है, द इनकम विच इज अर्न बाय द डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मींस द इनकम विच इज अर्न बाय द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। वो इनकम जिसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कमाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम। द इनकम विच इज अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज फैक्टर इनकम। ये सब अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टर इनकम काफी बार पूछा गया, व्हाट इज फैक्टर इनकम, या फिर आपको आइडेंटिफाई करने, ऑब्जेक्टिव में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इनकम, इसमें से कौन से फैक्टर इनकम नहीं है। लिखा है रेंट, लिखा है वेजेस, लिखा है इंटरेस्ट, उसके बाद
लिखा है, मान लेते हैं कि कोई और इनकम, कमीशन लिखा है और प्रॉफिट, कमीशन लिखा हुआ, तो कमीशन एक ऑड फैक्टर है क्योंकि 4 ही याद रखिएगा, फैक्टर इनकम सिर्फ 4 ही रहेगी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी पहचान लो, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज, इन्हीं के बिहाफ पे 4 फैक्टर इनकम बनाई गई है ना। नॉन फैक्टर इनकम क्या होती है, अभी हमने आपको बताया भी था कि नॉन फैक्टर इनकम को कैसे आप डिफाइन करेंगे। द इनकम विच इज रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एफर्ट्स, वो इनकम जो बिना किसी एफर्ट्स के कमाई जाए, जिसका मेन इंटेंशन पैसा कमाना होता ही नहीं है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में की जाती है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन फैक्टर इनकम। द इनकम which is received without providing any effort। एग्जाम्पल दे दीजिए, 2 एग्जाम्पल तो अभी हमने आपको समझाते हुए बताया भी था। स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप, एक और बताया था, क्या बताया था, रिटायरमेंट, पेंशन। और कोई एग्जाम्पल बताइए। सब्सिडीज, उसके लिए हम मेहनत थोड़ी करते हैं, गवर्नमेंट हमको बैठे बैठे सब्सिडी देती है, हेल्प करती है हमारी। 100 का सामान अगर हमको 90 का मिल रहा है गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट मान लीजिए अपनी जेब से पैसा दे रही है। और लॉटरी हो सकती है, गैम्बलिंग हो सकती है यानी जुआ, ये सब इकोनॉमिक्स में इनकम नहीं ली जाती है। हेलो, हाँ हाँ बताएं। तो ये हमारी फैक्टर और नॉन फैक्टर इनकम हो गई, तो इसको मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी इसमें किसी को दिक्कत है? तो ऊपर से एक बार बता दीजिए, हाँ, ऊपर से एक बार फिर से बता दीजिए। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम के बारे में हाँ हमने हाँ, क्या, कंसेप्ट ऑफ इनकम से। हाँ, तो कंसेप्ट ऑफ इनकम में हमने बताया था फैक्टर, 2 तरह की इनकम होती है, एक फैक्टर और एक नॉन फैक्टर इनकम। इसको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब हम नेशनल इनकम के अभी कैलकुलेशन करेंगे, मतलब जब हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये जानना जरूरी है कि फैक्टर इनकम है वो कि नॉन फैक्टर इनकम, क्योंकि याद रखिएगा जो नॉन फैक्टर इनकम है वो नहीं इंक्लूड होती, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हम लोग नॉन फैक्टर इनकम को इग्नोर करते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करते। और क्या होती है नॉन फैक्टर इनकम? वो इनकम जो बिना किसी एफर्ट्स के आपको मिलती है, यानी जिसके लिए आपने कोई फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स ना किया हो, उसको हम लोग नॉन फैक्टर इनकम कहते हैं। जैसे स्कॉलरशिप बैठे बैठा मिल रही है, रिटायरमेंट बैठे बैठा मिल रहा है, लॉटरी, सब्सिडी, ये सब आपको बैठे बैठा मिल रही है, इससे इनकम। तो ये वो सारी इनकम है
जो नॉन फैक्टर इनकम है। और फैक्टर इनकम के बारे में हमने बताया था कि वो इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा कमाई गई हो। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, यानी सामान को बनाने के लिए जिन जिन फैक्टर्स का हम यूज करते हैं। तो प्रोडक्शन करने के लिए हम 4 फैक्टर का यूज करते हैं, एक लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा इंटरप्राइज। और ये है उनकी इनकम कि जो ज़मीन आपने देता है वो रेंट कमाता है, जो लेबर होते हैं वो मजदूरी कमाते हैं, जो कैपिटल लगाता है वो इंटरेस्ट कमाता है, जो जिसका इंटरप्राइज होती है यानी जिसका बिजनेस होता है वो प्रॉफिट कमाता है। तो ये चारों हमारी फैक्टर इनकम है। जब हम लोग नेशनल इनकम लगाएंगे ना तो ये फैक्टर इनकम ही हमको ऐड करनी है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। यानी जब हम ये चारों चीज़ें ऐड करेंगे तो हमको नेशनल इनकम मिलेगी। अभी तो हम ये लोग थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जब इसका न्यूमेरिकल शुरू होगा तो ये वापस से लौट करके आएगा। तो आपको याद दिलाएंगे हम कि हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं। तो फैक्टर इनकम क्या होती है, ये वो इनकम है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कमाते हैं, ये ही इंक्लूड होगी, इंक्लूडेड इन एनआई नेशनल इनकम। और इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम। तो कौन कौन सा टॉपिक अभी आज आपने पढ़ा है? आज हम लोगों ने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस क्या होता है। तो कैपिटल लॉस के बारे में आपको बताया गया कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू अनफॉरसीन ऑब्सोलेसेंस। अनफॉरसीन ऑब्सोलेसेंस का मतलब कुछ ऐसी घटनाएं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता। नेचुरल क्लैमिटीज जैसे कि अर्थक्वेक, जैसे कि आपका फ्लड, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गए, जिस वजह से बिजनेस के मशीनरी को नुकसान पहुंचा, चोरी हो गई या एक्सीडेंट हो गया, ये सारी अनफॉरसीन एक्टिविटीज हैं। इन एक्टिविटीज को देखा नहीं जा सकता। फिर डिफरेंस हमने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन में और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस हमने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल टियर वियर एंड फॉरसीन ऑब्सोलेसेंस। और कैपिटल लॉस की मीनिंग हमने आपको बता दी, ड्यू टू अनफॉरसीन ऑब्सोलेसेंस। फिर हमने नेचर बताया, तो डेप्रिसिएशन का नेचर रेगुलर होता है, यानी डेप्रिसिएशन रोज लगाया जाता है, बट कैपिटल लॉस कभी कभी होता है। कॉजेस की बात करें तो कॉजेस वही आपको याद रखना है, नॉर्मल टियर वियर और फॉरसीन ऑब्सोलेसेंस। और यहाँ पर था अनफॉरसीन ऑब्सोलेसेंस, नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट, एक्सीडेंट। प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो डेप्रिसिएशन लगने से प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है, यानी डेप्रिसिएशन जब लगता है तो उससे मशीन कोई चोरी थोड़ी हो रही है कि मशीन ही बंद हो जाएगा, काम तो चलता ही रहेगा, बस मशीन की वैल्यू में गिरावट आ जाएगी। बट कैपिटल लॉस में क्या होता है कि मशीन ही चोरी हो गई, भूकंप आने से मशीनरी धंस गई, जमीन के अंदर चली गई, तो मशीन अब है ही नहीं जो चल पाएगी। चोरी हो गई, कोई चोर उठा कर लेके चला गया, तो जब मशीन होगी तब तो बिजनेस उस पर काम करेगा। बट डेप्रिसिएशन लगने से मशीन तो वहीं के वहीं रहती है, बस उसकी वैल्यू डाउन होती है, वो तो चलती रहती है। प्रोविजन की बात करें, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन का अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि हमारे लिए देखे हुए घटना है, तो इसलिए हम इसका प्रोविजन बना सकते हैं। बट हम कैपिटल लॉस का प्रोविजन नहीं बना सकते, क्योंकि प्रोविजन उन्हीं का बनता है जो हमारे नॉन लॉसेस होते हैं। अगर हम लोगों ने 11 में पढ़ा है, तो 11 में पढ़ा हुआ चैप्टर है ये, प्रोविजन एंड फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन रिजर्व, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा भी है कि प्रोविजन क्या होता है। यस सर। प्रोविजन नोन के लिए बनता है और रिजर्व अननोन के लिए। तो फिलहाल प्रोविजन की बात हो रही है, तो डेप्रिसिएशन के लिए हम प्रोविजन मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि वो हमें पता होता है, बट हम कैपिटल लॉस के लिए प्रोविजन मेंटेन नहीं कर सकते। फिर हम लोगों ने आज एक टॉपिक पढ़ा गुड्स। गुड्स 3 तरह का होता है, वन इज ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, पेरिशेबल। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होता है जिसका टाइम पीरियड, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, जैसे टीवी, जैसे कार, जैसे मशीन। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होता है जिसकी टाइम पीरियड 1 साल होता है, जैसे क्लॉथ, शूज, सॉक्स, गॉगल्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होता है जिसको हम 24 घंटे तक यूज कर सकते हैं, जैसे मिल्क, जैसे फ्रूट, जैसे वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। सर्विसेज एक तरह का इनटेंजिबल गुड्स है जिसको हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं और जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे कि सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर। फिर हमने कंसेप्ट ऑफ इनकम आपको बताया, तो इसको आप रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम से रिलेटेड कितने तरह की नेशनल इनकम होती है, रियल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम। और फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे टॉपिक पे आ रहे हैं जहाँ पे हम लोग का न्यूमेरिकल शुरू होगा। अभी इसका ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, अभी हम लोगों को बहुत सारे टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, जैसे कि रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, हम कैसे समझेंगे कि ये हमारी कंट्री का नागरिक है और कैसे समझेंगे ये हमारी कंट्री का नागरिक नहीं है। तो नागरिकता कैसे मिलती है इकोनॉमिक्स में, वो समझना है, क्योंकि बिना नागरिक के हम उसकी इनकम को ऐड नहीं करेंगे, पहले हमें उसकी नागरिकता समझनी पड़ेगी। फिर हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम कितने फ्लो से गुजरती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ नेशनल इनकम, और देन हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम।
अभी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ रहे हैं। तो फिलहाल इसको आप रिवाइज करें। ये चैप्टर हम लोगों ने, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने आधा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर लिया। तो हम लोग अभी कल स्टार्ट करे थे इशू ऑफ शेयर का टॉपिक, तो आज हम लोग उससे रिलेटेड टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो अब हम लोग अकाउंटेंसी में आ जाते हैं और हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर में, जो हमारा अगला टॉपिक है। तो टॉपिक को समझने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन की वैरायटी को समझेंगे और आइए देखते हैं कि क्वेश्चन आज वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो चलिए जरा देखते हैं आज क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। हम लोगों ने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि हम सामने वाले से कोई एसेट्स खरीद रहे हैं और इसको बदले में कुछ पेमेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट या प्रोमिसरी नोट्स, और बाकी बचे हुए पैसे का हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज भी हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ पूछेंगे, समझेंगे, और आइए देखते हैं कि कैसे इसको लगाना है। X Limited purchase running business of Y Limited costing rupees 15 लाख। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक चेंज हो गया है यहाँ से, थोड़ा क्वेश्चन का वैरायटी थोड़ा बदलने वाली है, क्वेश्चन की एक नई वैरायटी पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट वैरायटी है, इसको खत्म करेंगे तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का चला चलाया बिजनेस खरीद लिया। फॉर दिस पर्पस assets and liabilities given as under। अब एक काम करते हैं, पहले हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग कि क्या बात बताने वाले हैं। ये चीज समझ में आएगा, ये एग्जांपल समझ में आया तो मान लीजिए कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। तो आइए इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से देखना, मिस्टर राम है और भाई मिस्टर राम जो हैं इनको एक दुकान खरीदनी है, इनको एक शॉप खरीदनी है, और ये स्वीट मेकर हैं, यानी मिठाई की दुकान खरीदनी है इनको। ये मिठाई बनाते हैं और ये मार्केट में चाह रहे हैं कि इनको कोई बढ़िया सी दुकान मिल जाए ताकि यहाँ पे वो अपनी दुकान को लगा सकें। तो भाई मिस्टर राम जो है वो एक दुकान ढूंढ रहे हैं कि जो दुकान उनको मिल जाए मिठाई की, तो ये मिठाई की दुकान को एक मेन मार्केट में ले आए। इनकी दुकान जो है वो कहीं बाहर है, मतलब कि कहीं सिटी के बाहर है, वो चाह रहे हैं कि शहर में मिल जाए कर वो दुकान तो ज्यादा बढ़िया है। तो इनको पता चल जाता है कहीं से कि दो लोग हैं जो दुकान को बेच रहे हैं। तो भाई पहुंचे तो पता चला कि कौन बेच रहा है, तो पता चला कि भाई एक व्यक्ति है और वो अपनी दुकान बेच रहा है जो कि काफी पॉपुलर है। इसका नाम है बेनीराम, और बेनीराम क्योंकि अपनी इमरती के लिए फेमस है। जौनपुर के जाने माने स्वीट मेकर है, जाने माने जो है मिठाई वाले हैं, तो इनको लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो बेनीराम के पास राम पहुंचते हैं, बेनीराम के पास, और बेनीराम से पूछते हैं कि सुना है सर आप अपनी दुकान बेच रहे हैं। तो राम को लगा कि अच्छा है, अगर बनी बनाई दुकान मिल जाएगी मिठाई की तो फिर मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा, चीज़ों को उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो भाई बेनीराम से राम ने पूछा कि सर आप मिठाई बेच रहे हैं, मतलब मिठाई की दुकान अपनी पूरी पूरी बेच रहे हैं, सुनने में आया है, तो कितने की बेच रहे हैं और क्या क्या आप इस अमाउंट में हमको देंगे। तो पता चला कि भाई बेनीराम ने बोला कि हम अपनी मिठाई की दुकान आपको 15 लाख रुपए में देंगे। हमने पूछा सर ठीक है, फिर आप बताइए कि मुझे क्या क्या देने वाले हैं। तो बेनीराम ने समझाया राम को कि हम इस 15 लाख रुपए में आपको जो है, सबसे पहली चीज आपको हम बिल्डिंग दे रहे हैं 6 लाख रुपए की। उसके बाद हम आपको अपनी दुकान का पूरा फर्नीचर दे देंगे 1 लाख रुपए का। हमारी मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल जो काम सप्लाई वगैरह करने में काम आती है, वो भी 1 लाख रुपए की, ये भी हम आपको दे देंगे। और मेरे पास कुछ स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है मिठाई का, जो आपको
खरीदना नहीं पड़ेगा। 1 लाख रुपए का वो भी हो गया। मान लेते हैं 2 लाख का। चार इसको कर देते हैं। तो भाई बेनी राम ने बताया राम को कि हम क्या क्या दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं? बिल्डिंग दे रहे हैं 6 लाख की। कितना लेंगे पैसा? 15 लाख की डिमांड है, इनकी डिमांड 15 लाख की है। और क्या क्या दे रहे हैं बदले में? ये 6 लाख रुपए की बिल्डिंग देंगे, 1 लाख रुपए का फर्नीचर देंगे, 4 लाख रुपए की मोटर व्हीकल देंगे और 2 लाख रुपए का पहले से जो स्टॉक है वो देंगे। तो भाई बेनी राम ने पूछ लिया कि सर आप दे तो रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि आपका हिसाब किताब कहीं गड़बड़ है। आप 15 लाख रुपए मांग रहे हैं हमसे, और हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपका जो टोटल अमाउंट आ रहा है जो आप हमें, वो कितना आ रहा है? 13 यानी 13 लाख रुपीज आ रहा है। यानी कि आप जो हमें दे रहे हैं वो तो 13 ही लाख रुपए का सामान है, बट आपकी डिमांड तो 15 लाख रुपए है। सर आप पैसा ज्यादा मांग रहे हैं। तो बोले ऐसा करिए ना, मेरे बगल में भी एक दुकान बिक रही है, जरा एक बार वहां से होकर के आइए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि हम आपको से 13 लाख रुपए। क्योंकि राम ने पूछा भाई बेनी राम से कि भाई आपने ऐसा तो नहीं कि आपकी मैथ्स वगैरह कमजोर है या आपकी कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ है, जो आप हमें अमाउंट बता रहे हैं वो 13 लाख रुपए आ रहा है और आपकी डिमांड 15 लाख है, तो अब 2 लाख रुपए हमें बिल्कुल दिख नहीं रहा है कि उसका आप हमने क्या दिया है। तो बेनी राम ने बोला कि सर अगर आपको मेरा सामान महंगा लग रहा है तो ऐसा करिए ना, मेरे बगल में भी एक दुकान, आप वहां चले जाइए और उनसे पूछिए कि वो क्या क्या आपको दे रहे हैं, उसके बाद आप मेरे पास आइएगा। बोले ठीक है, चलते हैं उनके पास। तो एक और व्यक्ति था, लल्लू राम। तो भाई ये बात हुई कि चलो लल्लू राम के पास चलते हैं, और वो भी अपनी मिठाई की दुकान बेच रहा है, जरा देखते हैं कि भाई लल्लू राम का जो मिठाई की दुकान है वो कितने की मिल रही है। तो लल्लू राम ने बोला कि आप हमारे यहाँ आइए। पहुंचे वहां पर तो उन्होंने भी अपनी डिमांड बताई कि मेरी डिमांड 15 लाख रुपए। बोले अच्छा आपकी भी डिमांड 15 लाख है, आप क्या क्या दे रहे हैं? तो वो बताने लगा कि सर हम आपको 7 लाख रुपए की बिल्डिंग देंगे, 7 लाख रुपीज की हम आपको बिल्डिंग देंगे। उसके बाद जो हमारा फर्नीचर है 3 लाख का, हम आपको 3 लाख का फर्नीचर दे रहे हैं। मोटर व्हीकल दे रहे हैं 4 लाख रुपए की। स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है 3 लाख का, वो देंगे। अब जोड़ते हैं जरा इसको, कितना आ रहा है? 17 17 लाख। तो भाई राम ने बोला कि सर आपकी कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि आप तो हमसे 15 ही लाख मांग रहे हैं और आपका टोटल अमाउंट जोड़ करके 17 लाख आ रहा है। तो क्या कहते हैं कि 17 लाख रुपए आप 17 लाख रुपए का आप मुझे सामान दे रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। तो उन्होंने बोला बिल्कुल मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, और जो आपने देखा जो आपने सुना वो बिल्कुल सही है, हम 17 लाख रुपए ले रहे हैं। बात समझ में नहीं आई राम को कि करें क्या, ये क्या हो गया। एक इंसान ऐसा है जो 15 लाख रुपए मांग रहा है लेकिन सामान कम दे रहा है, और दूसरा इंसान ऐसा है जो 15 लाख रुपए मांग रहा है और आपको सामान से ज्यादा कीमत का दे रहा है। करें क्या? उसने कहा चलो ऐसा करते हैं, सर्वे करते हैं। तो राम जो है वो बेनी राम के पास, सर्वे करने के बाद बेनी राम के पास पहुंचा और सर उससे पूछा कि सर हम उनके पास भी गए और वो हमें 17 लाख रुपए का दे रहे हैं। 15 ही लाख रुपए ले रहे हैं लेकिन हमको 17 लाख रुपए का सामान दे रहे हैं, और आप हैं एक जो 13 लाख रुपए का सामान दे रहे हैं और हमसे 15 लाख रुपए मांग रहे हैं, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा। और एक वो है जो हमको 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा सामान दे रहे हैं। तो बेनी राम ने बोला ऐसा करिए आप एक एक दिन दोनों की दुकान पे आइए। राम ने कहा ठीक है, देखते हैं एक एक दिन दोनों की दुकान पर पे आके। तो राम क्या किया, सुबह 10 बजे दुकान खुलती है, राम सुबह 10 बजे आया तो देखता है कि वहां पर दुकान में एकदम भीड़ लगी है, यानी कि बेनी राम की दुकान पर लाइन लगी हुई है, लोग खड़े हैं लाइन से कि बस दुकान खुले और हम सामान खरीदें। और बस दुकान खुलते ही दुकान के अंदर लूट मार होने लगी। लोग आए और फटाफट सामान खरीदने लगे, और पता चला कि देखते ही देखते कुछ 4 घंटे के अंदर उनकी पूरी दुकान ही खाली हो गई। उन्होंने कहा कि लाओ अगले दिन लल्लू राम क्या चलते हैं। तो लल्लू राम क्या पहुंचे तो देखते हैं कि लल्लू राम के इंसान को छोड़ करके बाकी सारी चीजें हैं। बाकी सारी चीजें मतलब सारे जानवर टहल रहे हैं इधर उधर, मक्खियां टहल रही हैं,
मिठाई भी पड़ी हुई है और मिठाई पूरी पूरी भरी है। 4 से 5 घंटा 6 घंटा निकल गया, लेकिन लल्लू राम की दुकान पे एक कस्टमर भी भटक कर नहीं पहुंच पाया। कोई कस्टमर वहां पे भटकते हुए भी नहीं आया। 5 घंटा गुजर गया, 6 घंटा गुजर गया और पता चला कि दुकान बंद होगी और कल फिर दुकान खुलेगी और वही मिठाई बिकेगी जो मिठाई कल बिक रही भाई। और लल्लू राम से पूछा कि सर आप ये मिठाई कब बनाए, तो लल्लू राम ने बताया कि ये मिठाई पहली बात तो हमने बनाया नहीं, ये हमारे बाबा दादा के जमाने की मिठाई तब से बनी हुई है और आज तक क्योंकि बिकी नहीं है तो हम लोग उसी को बेच रहे हैं, क्योंकि हमारी दुकान पे कोई कस्टमर अभी तक आया नहीं। अब सिंपल सी बात है, फंडा एकदम क्लियर है कि बेनी राम इतनी महंगी दुकान क्यों दे रहा है और लल्लू राम इतनी सस्ती दुकान क्यों दे रहा है। तो बेनी राम फाइनली वो 2 लाख रुपए ले किस चीज का रहा है? गुडविल का। गुडविल का पैसा ले रहा है। बेनी राम ने बोला कि सर आप मेरी दुकान जैसे आप कल खोलेंगे ना तो भीड़ आपको ऐसे ही मिलेगी जैसे आज देखने को मिल रही है। मतलब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस दुकान में 20 साल से रहे हैं और 20 साल तक हमने इस दुकान में क्या बनाई है? गुडविल। तो कल आप जब मॉर्निंग में दुकान खोलेंगे ना तो आपकी दुकान खुलते ही कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप लल्लू राम की दुकान लेते हैं तो भले वो दुकान आपको 2 लाख रुपए सस्ती मिल रही है, लेकिन उस दुकान को खोलने के बाद आपको कस्टमर मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ये जो फायदा हो रहा है अगर देखा जाए तो इस दुकान को खरीदने में उसका एक फायदा हो रहा है। कितने रुपए का? 2 लाख का। ये कौन सा फायदा है? इस फायदे को कहते हैं कैपिटल रिजर्व। और ये जो नुकसान हो रहा है इस नुकसान को कहते हैं, क्या कहते हैं? गुडविल। इस नुकसान को कहते हैं गुडविल। चलिए इसको फिर से समझाते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। जब हम किसी का चला चलाया बिजनेस खरीदते हैं, जब हम किसी का चला चलाया बिजनेस खरीद लेते हैं, जब हम किसी का चला चलाया बिजनेस खरीद लेते हैं तो वो हमें बहुत सारी एसेट्स देता है। तो हमें क्या करना है? हमको ये देखना है कि अगर हमने उसके बिजनेस को महंगा खरीदा है तो जितना हमने महंगा खरीदा है वो अमाउंट किस चीज का होगा? जो हमने एक्स्ट्रा उसको दिया है, गुडविल का। गुडविल। और अगर हमने किसी के चले चलाए बिजनेस को सस्ता खरीदा है तो वो जो पैसा बच रहा है उसको कहेंगे कैपिटल रिजर्व। पहले ये दो टर्म जरूर याद रखिएगा। अगर हमने जितना पैसा लगाया है हमें उससे ज्यादा की एसेट्स मिल रही है तो वो फायदा हमारे लिए कैपिटल रिजर्व है। और हमने जो पैसा दिया उससे कम एसेट्स हमको मिल रही है तो जो नुकसान हो रहा है वो हमारी गुडविल है। तो ये 2 चीज जरूर याद रखेगा। इसी से रिलेटेड टॉपिक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। तो जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल को लेंगे, एक बेनी राम वाला लेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं लगाना कैसे है। इसी टॉपिक से रिलेटेड लेते हैं। राम परचेज रनिंग, और इसको शॉर्टकट में हम आपको समझा देते हैं। पहले शॉर्टकट समझ लीजिए, इसका एंट्री क्या बनेगी, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। आपने 11 में ओपनिंग एंट्री पढ़ी होगी। यस सर। जहाँ पर हमको जो एसेट्स सारे की सारी एसेट्स को हमें डेबिट करना है और लायबिलिटी क्रेडिट सारी की सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है। क्योंकि आप वेंडर वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो लायबिलिटीज के साथ वेंडर को भी क्रेडिट कर दीजिए। वेंडर भी तो एक लायबिलिटी ही है। अच्छा, इतना कुछ करने के बाद जैसे मान लेते हैं कि मेरी टोटल एसेट्स आ रही है 15 लाख और मेरी लायबिलिटीज आ रही है 1 लाख और वेंडर का जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 15 लाख। इधर का टोटल कितना हो गया? 16 लाख। 16 और इधर 15 आ रहा है। इधर 1 लाख की कमी आ रही है। गुडविल। इधर 1 लाख की कमी आ रही है। अगर डेबिट साइड में कमी आती है तो गुडविल लिखा जाता है। ये तो रटने वाला तरीका है और यही क्वेश्चन है आपका। जितनी एसेट्स हैं आप सारी एसेट्स को डेबिट कर दिए, आप सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दिए। एसेट्स मान लेते हैं 15 लाख की है, लायबिलिटीज मान लेते हैं 1 लाख की है
और जो वेंडर है उसका अमाउंट मान लेते हैं 12 लाख है। अब आप देखेंगे कि 12 और प्लस 1 13 लाख, इधर 2 लाख रुपए की कमी आ रही है। अगर क्रेडिट साइड में कैपिटल कैपिटल रिजर्व, 11 में कैपिटल लिखते थे लेकिन यहाँ पे कैपिटल रिजर्व लिखना है। 11 में कैपिटल लिखा जाता है बट यहाँ क्या लिखेंगे आप? Yes. कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। चलिए अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि अब हम एक बिजनेस खरीदेंगे और उस बिजनेस के पास बहुत सारी एसेट्स होंगी। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। राम परचेज्ड रनिंग business of Beniram rupees 15 lakh, assets and liabilities as under। assets और liabilities आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया ये देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख रुपए की, फर्नीचर 3 लाख रुपए का, बिल्डिंग 2 लाख रुपए की, मोटर व्हीकल 4 लाख का, इसको बढ़ा देते हैं, फर्नीचर 3 लाख, पाँच लाख, स्टॉक 3 लाख, क्रेडिटर 1 लाख। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देख लीजिए। राम ने चला चलाया बिजनेस खरीदा बेनी राम का 15 लाख रुपए का, और एसेट्स और लायबिलिटीज दी हुई है आपकी। एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी दिया है 5 लाख का, फर्नीचर दिया है 3 लाख का, बिल्डिंग दी है 2 लाख की, मोटर व्हीकल दिया है 4 लाख का, स्टॉक दिया है 3 लाख का और क्रेडिटर दिया है 1 लाख रुपए का। अब आगे देखिए, 20% पेमेंट मेड थ्रू चेक, जितना भी है उसका 20% आपको चेक से करना है। एंड फॉर द बैलेंस, इसके बाद जो बचेगा, एंड फॉर द बैलेंस इशू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। जो बैलेंस बचेगा उसका इक्विटी शेयर देंगे। एंट्री बनानी, क्वेश्चन नोट जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, समझने के लिए है आपके, और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि इसी के रिगार्डिंग आप आज की वर्कशीट को सॉल्व कर पाएंगे। राम ने एक चला चलाया बिजनेस खरीदा बेनी राम का 15 लाख रुपए का, एसेट्स और लायबिलिटीज दी है जहां प्लांट मशीनरी दिया है, फर्नीचर मिला है उसको बदले में, बिल्डिंग मिली है 2 लाख की, मोटर व्हीकल मिला है 4 लाख का, स्टॉक मिला है 3 लाख का और क्रेडिटर मिला है 1 लाख का। सारी की सारी एसेट्स है, लास्ट को छोड़ करके, लास्ट वाली जो है वो लायबिलिटी है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होता है। तो हम सारी एसेट्स को डेबिट करेंगे, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे, फिर देखेंगे डेबिट साइड में कमी आ रही है कि क्रेडिट साइड में। अगर कमी डेबिट साइड में आ रही होगी तो गुडविल, और अगर कमी क्रेडिट साइड में आ रही होगी तो कैपिटल रिजर्व। अब आगे की कहानी वही है जो आपकी पुरानी। 20% पेमेंट हमको चेक से करना है, जो आएगा हम लोग देखेंगे वेंडर के अमाउंट में, और बाकी का जो बचेगा उसका शेयर देना है। अब इसको समझने के लिए हम लोग पूरा
क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला काम क्या करना है, एसेट्स को सब डेबिट करना है, इसको 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 और इसको, इतनी एसेट्स को आपको डेबिट करना है। चलिए करना शुरू करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, अमाउंट क्या था 5 लाख। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग फर्नीचर, सॉरी फर्नीचर, उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर कितने का है 3 लाख का। 3 लाख। फर्नीचर के बाद बिल्डिंग, क्या है, बिल्डिंग 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 कितने की है 2 लाख, 2 लाख रुपए की। बिल्डिंग के बाद क्या है, मोटर व्हीकल, मोटर मोटर व्हीकल, व्हीकल ये कितने की है 4 लाख, 4 लाख रुपीस। उसके बाद स्टॉक है, यस सर, अमाउंट 3 लाख, 3 लाख। अब लायबिलिटीज है उसके बाद, तो यस सर, एक स्पेस क्रेडिटर, छोड़ देते हैं एक लाइन का। हाँ, लायबिलिटीज में कौन है, क्रेडिटर 1 लाख रुपीस का। उसके बाद क्या लिखते हैं, वेंडर, वेंडर का नाम पता हो तो वेंडर का नाम लिखेंगे बेनीराम। अब देखिए वेंडर के कॉलम में अमाउंट कौन सा लिखेंगे, कितने का खरीदा है, ऊपर ही लिखा है सबसे पहली लाइन में, 15 लाख, राम ने बेनीराम से 15 लाख का खरीदा है, तो जाहिर सी बात है कि हमको बेनीराम को 15 लाख रुपए देने हैं। अब आप दोनों तरफ का टोटल करेंगे और देखेंगे कि आपका टोटल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए दोनों तरफ का अमाउंट ऐड करते हैं। 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 4 17, 14, 14 और 3 17, इस तरफ का टोटल अमाउंट 17 आ रहा है। डेबिट इस तरफ का 70 आ रहा है, इधर आ रहा है 15 + 1 16, इधर 16 ही आ रहा है, इधर 1 लाख रुपए की कमी आ रही है ना, कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व हो गया। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस फिगर, अगर यही कमी डेबिट साइड में आई होती तो गुडविल लिखते। सर नरेशन क्या लिखेंगे, पुराना वाला है? हाँ, बीइंग बिजनेस परचेज लिख देना ना इसमें, एसेट्स का नाम मत लिखना, बस इतना लिख देना बीइंग बिजनेस परचेज। अब क्या करना है, ये तो हो गई पूरी एंट्री पहली वाली। अब आपको ये पढ़ना है, ये जो लिया है लाइन, 20% पेमेंट आपको चेक से करनी है। 20% किसका लेंगे, ये जो हम वेंडर की बात कर रहे हैं, वेंडर के सामने कितना अमाउंट है 15 लाख। वेंडर से मतलब है ना, वेंडर को 20% पेमेंट करनी है, और वेंडर अब आपको पता है कि एंट्री में कहाँ दिखाया जाएगा, डेबिट साइड में। और पेमेंट कर देंगे 20%, तो कितना होगा 15 लाख रुपए का 20% सीधे सीधे निकाल लो, 3 लाख। 3 लाख रुपया। अब 20% तो पेमेंट हो गई, जो बैलेंस बचा 15 में हमने 3 दे दिया है, तो अब बचा कितना 2 लाख 12 लाख। 12 लाख, उस 12 लाख का क्या देना है, शेयर। तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ये तो दिक्कत अब आएगी नहीं। बेनीराम डेबिटेड टू डेबिट शेयर, कैपिटल, शेयर कैपिटल। बारह लाख रुपए, 12 लाख रुपए। ये मेरा पहला क्वेश्चन था जहाँ पे हम लोगों ने क्या क्रिएट किया, कैपिटल रिजर्व। जहाँ पर वेंडर का अमाउंट तो सीधे सीधे आपको पता रहेगा कि कितने का बिजनेस खरीदा है, ये रहा उसका अमाउंट, डायरेक्ट वेंडर के सामने लिख देना। फिर कैलकुलेशन करके देखना कहाँ कमी आ रही है, जैसे इसमें कमी क्रेडिट साइड में आ रही थी तो हमने क्या लिख दिया, हमने कैपिटल रिजर्व लिख करके इसको बैलेंस कर दिया। डेबिट साइड में कमी आती है तो गुडविल। फिर आपको क्या करना है, 20% पेमेंट करना है, तो 15 लाख का 20% कितना होगा, 3 लाख। तो 15 लाख में से 3 लाख दे दिया तो बचा 12 लाख, 12 लाख रुपए का हमने शेयर दे दिया, सिंपल सा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2,
रवि लिमिटेड परचेज running business of Kavi Limited for rupees 10 lakh. 10 क्या इसको करते हैं, $13 lakh. Assets and liabilities as under. आइए देखते हैं एसेट्स में क्या क्या मिला है। एसेट्स में जो आपको दिया गया है उसमें से एक है आपका फर्नीचर, जिसके कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 2 लाख रुपए। फर्नीचर के बाद आपको दिया हुआ है मोटर व्हीकल, और मोटर व्हीकल की जो कॉस्टिंग आ रही है वो आ रही है 3 लाख रुपए। मोटर व्हीकल के बाद हम ले लेते हैं मशीनरी। मशीनरी की जो कॉस्टिंग आ रही है वो 2 लाख रुपए आ रही है, और स्टॉक दिया हुआ है 1 लाख रुपए का। क्रेडिटर दिया हुआ है 2 लाख रुपए। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आगे लिखा है ₹1 lakh पेड by issuing promissory notes and for the balance issue share at the rate 10 each 20% premium pass the general entries। क्वेश्चन नोट कर लिए? यस सर। रवि लिमिटेड ने कवि लिमिटेड से का चला चलाया बिजनेस 13 लाख रुपीस का परचेज किया है, और क्या क्या मिला है? फर्नीचर मिला है, मोटर व्हीकल मिला है, मशीनरी मिली है, स्टॉक मिला है, क्रेडिटर मिला है। 1 लाख रुपए की पेमेंट प्रोमिसरी नोट से करेंगे, और बाकी जो बैलेंस बचेगा उसका शेयर इशू करेंगे, वो भी प्रीमियम पर। चलिए एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हम सारी की सारी एसेट्स को डेबिट करेंगे। तो सबसे पहली एसेट्स का नाम फर्नीचर है। फर्नीचर इसका अमाउंट कितना है? 2 लाख। 2 लाख रुपीस। फर्नीचर के बाद क्या है? मोटर व्हीकल 3 लाख। मोटर व्हीकल 3 लाख रुपए की। मोटर व्हीकल के बाद मशीनरी मशीनरी, ये कितने की है? 2 लाख। 2 लाख रुपीस। स्टॉक स्टॉक कितने का है? 8 लाख। और भी कुछ है इसमें? क्रेडिटर क्रेडिटर 8 लाख। 2 क्रेडिटर 1 लाख। अब हम एक चीज और लिखेंगे, वेंडर। तो वेंडर कौन है? कवि लिमिटेड। सर क्रेडिटर 2 लाख है। सर क्रेडिट 2 लाख है। कवि लिमिटेड। देखते हैं कवि लिमिटेड से कितने में बातचीत हुई है। 13 लाख में। आइए टोटल करते हैं पहले। 14 + 2 इधर का आ रहा है 15, क्रेडिट साइड का टोटल 15 आ रहा है, और इधर का टोटल कितना जोड़ते हैं? 2 + 3 5 2 7 और 1 10 8। इधर का टोटल 8 लाख आ रहा है,
और इधर का टोटल आ रहा है 15 लाख, 15 लाख ना। 8 लाख में 15 लाख निकाल लेंगे तो 7 लाख रुपए की कमी आ रही है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में। 7 लाख गुडविल। गुडविल बैलेंस फिगर, बैलेंस आया ना ये। यस सर। अब आइए पढ़ते हैं क्या। फिगर अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, 1 लाख रुपए की पेमेंट हमें प्रोमिसरी नोट से करनी होगी, तो हम पेमेंट करने जा रहे हैं। वेंडर अब एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट, और पेमेंट करना है। प्रोमिसरी नोट्स का मतलब होता है बिल्स पेबल। कितनी पेमेंट करनी है, 1 लाख। 1 लाख। अब बोले हैं फॉर द बैलेंस, अब जो बचा उसका शेयर देना है, लेकिन प्रीमियम वाला ना। यस सर। तो प्रीमियम वाला शेयर का मतलब है, तब यहाँ एक नाम और जुड़ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले देखें कितना देना बाकी है। 13 लाख में 1 लाख दे चुके हैं, 12 लाख। अब यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ बताया था हमने, याद होगा आपको, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू, 10। फिर नंबर ऑफ शेयर इनटू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, बिना उसके अमाउंट नहीं आएगा। उस कैलकुलेशन का नाम है नंबर ऑफ शेयर। इसका फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, पीसी अपॉन इशू प्राइस। पीसी का मतलब कितने रुपए में समझौता हुआ है शेयर को लेने के लिए, 12 लाख, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस कितनी होगी, 10 का शेयर है, 20% प्रीमियम है, 12 10 रुपए का शेयर है, उसमें 20% और जोड़ दीजिए, 10 रुपए का 20% निकालना पड़ेगा, 2 रुपए। 2 रुपए। ये है इशू प्राइस, 12 रुपए। 1 लाख। अब डिवाइड करेंगे इसको, 1 लाख। अब जहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है वहाँ अमाउंट लिख देंगे, 1 लाख। चलिए इसको लिखते हैं, वन लाख इंटू फेस वैल्यू 10, वन लाख इंटू प्रीमियम मनी, इस तरह से लगेगा। ये दोनों क्वेश्चन नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी के थ्रू आपको वर्किंग नोट जब अभी आपको वर्कशीट मिलेगी तो आपको लगाना होगा, तो फिर आप इसको देख कर भी काफी आपको हेल्प मिलेगी। तो बाकी चीजें तो कॉमन है इसमें, बस 2 नई चीज सीखने को मिली कि अगर हम लोग बहुत सारी एसेट्स को ले लेते हैं तो डेबिट में क्या होगा, क्रेडिट में क्या होगा, उससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब एक लास्ट वैरायटीज बची है, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और कल हम लोग एक नया टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है तो वो तो हम लोग जल्दी से कवर कर लेंगे। और अगर इसकी रिगार्डिंग कोई प्रैक्टिस होगी तो पहले उसको प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस की, तो फिर परसों से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कल देखा जाएगा कि क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए। हो गया सर। सोल्यूशन नोट कर लिया। यस सर, हो गया। कल वाला तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, आसान सा क्वेश्चन था। अब आज वाला आप लगाइएगा आज, फिर कल जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा इससे, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। हम लोग 3 से 4 नंबर क्वेश्चन अपना तैयार कर चुके हैं। अगर इतना आप लगाते हैं तो आपको 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन लगाने में दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जितना क्वेश्चन बता दी इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बस डिजिट चेंज रहेगी, बाकी इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा।
जो क्वेश्चन Okay. आपको दिया गया है उसी के अंडर में ही सारे क्वेश्चन आपके कवर किए जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने इसकी वैरायटीज के सब तीसरी एक आखिरी वैरायटी बची है जो हम लोग कल पढ़ेंगे, उसको कर लेंगे तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आखिरी टॉपिक पे पहुंचेंगे शेयर्स के, मतलब एक नए टॉपिक पे पहुंचेंगे जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर हम लोग पढ़ेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर और फिर हम लोगों का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका रहेगा। फिर हम लोग 8 नंबर का क्वेश्चन लगाएंगे। इसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, आज की वर्कशीट भी सॉल्व कर लीजिएगा। एक दो लोगों का गलत है उसमें भी हमने देखा हुआ है, तो उसको हम आपके व्हाट्सएप पे भेजेंगे किसका किसका क्या क्या एरर है थोड़ा बहुत। बाकी लोगों ने सही किया है। वैभव समझ गए कि नहीं? ऐसा लेट आए थे आज? मतलब मैसेज छोड़ने लगे ये। कहाँ आज खो गए थे भाई? क्या हुआ सर? कहाँ खो गए थे जो आज लेट आए हो? सर कहीं नहीं सोया थे, बाकी को बता रहे। आज संडे था ना तो इसीलिए हमें लगा आज नहीं पढ़ाएंगे तो थोड़ा लेट हो गया। तुमको लगता बहुत है, और लगने में तुम्हारी आँख ही लग गई। नहीं सर, ऐसा लगा कि नींद ही लग गई। अच्छा इसमें मैं आ जाएगा। हाँ नहीं सर, टीवी देख रहे हैं। टीवी देख रहे हो? देख रहे थे, सो नहीं थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जागते रहो। और इसी तरह के अब ऐसा लग रहा है कि तुम लोग के मोहल्ले जाकर के हमें चिल्लाना पड़ेगा, जागते रहो जागते रहो। चलिए फिर ठीक है, इसको लगाइए और बाकी का फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय बाय।